गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं वर्ण विक्षेपण क्षमता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं। किसी प्रिज्म के लिए बैंगनी तथा किसी प्रिज्म के लिए बैंगनी तथा लाल रंग के लिए प्रकाश के अपवर्तनांक 1.659 तथा 1.641 है। यदि प्रिज्म का कोण 10 अंश है तो संपूर्ण वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को इस आंकिक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये देखना है कि इस आंकिक प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। किसी प्रिज्म के लिए बैंगनी तथा लाल रंग के लिए प्रकाश के अपवर्तनांक 1.659 तथा 1.641 है। यदि प्रिज्म का कोण 10 अंश हो तो संपूर्ण वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। हमको मालूम है सूत्र संपूर्ण वर्ण विक्षेपण, या इसको कोणीय वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। संपूर्ण वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। प्रश्न में दिया है, क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए। बैंगनी के लिए अर्थात म्यू भी इक्वल टू दिया हुआ है 1.659। लाल रंग के लिए मीन्स म्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है 1.641। एक और चीज दिया हुआ है प्रिज्म का कोण ए, ठीक है। ए इक्वल टू दिया हुआ है 10 डिग्री 10 अंश, ठीक है। सूत्र में मान रख दीजिए, इस तीनों का मान हम इसमें रख देते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बी की वैल्यू 1.659 माइनस 1.641 इंटू 10 इक्वल टू, घटा दीजिए 1.659 में 1.641 अपन माइनस कर देते हैं तो प्राप्त होता है 0.018 क्रॉस 10 इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.18। थीटा का मान इतना आ जाएगा। अर्थात संपूर्ण वर्ण विक्षेपण की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है हमको 0.18 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर संपूर्ण वर्ण विक्षेपण ज्ञात किए। एक और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन। समझ में आ गया नहीं है? बैंगनी तथा लाल
रंग के प्रकाश के लिए फ्लिंट कांच, यहां पर फ्लिंट कांच आ गया है, के अपवर्तनांक क्रमशः 1.659 तथा 1.641 है। फ्लिंट कांच की फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। हमको पहले प्रश्न को पढ़ लेना है। बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.659 और 1.641 है। फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता इसको W से व्यक्त करते हैं, ओमेगा से व्यक्त करते हैं, सॉरी ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। ओमेगा बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1, ये फार्मूला है। ठीक है, जहां पर म्यू भी है बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, म्यू आर है लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और म्यू वाई है माध्य किरण। माध्य किरण हमेशा पीले रंग को लिया जाता है। प्रश्न को पहले देख लेना है। प्रश्न में दिया हुआ है ये बैगनी रंग के लिए दिया हुआ है और ये दिया हुआ है लाल रंग के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर वाई दिया नहीं है, म्यू वाई दिया नहीं है, नहीं दिया हुआ है माध्य किरण के लिए। तो सबसे पहले हम माध्य किरण के लिए अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। माध्य किरण का अपवर्तनांक क्या होगा, दोनों रंगों का, लाल रंग का और बैगनी रंग के अपवर्तनांकों के औसत के बराबर होता है। तो सबसे पहले अपन म्यू वाई इक्वल टू ज्ञात कर लेंगे। म्यू वाई बराबर हो जाएगा 1.659 प्लस 1.641/2। दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमको मिलता है, दोनों को जोड़ने के पश्चात हमको प्राप्त होता है 3.300/2। इसको और आगे हल कर देंगे तो ये हमको प्राप्त होता है 1.65। तो ये वैल्यू हो गई म्यू वाई। समझ आ रहा है? प्रश्न को देखिएगा आप लोग। पहले म्यू भी दिया हुआ है, म्यू आर दिया हुआ है, लेकिन फार्मूला ओमेगा इक्वल टू होता है म्यू भी माइनस म्यू आर अपान म्यू आई माइनस 1। यहाँ पे म्यू आई है नहीं। म्यू आई क्या है, माध्य किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, तो माध्य किरण के लिए अपन क्या करेंगे, जो रेड है और जो वायलेट है, बैगनी रंग का के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर औसत निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा माध्य किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ये वैल्यू रख दीजिए, मान रख दीजिए। इसलिए वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर म्यू भी की वैल्यू है 1.659 माइनस म्यू आर 1.641 अपान 1.65 माइनस 1। इसको अपन आगे हल कर देते हैं तो ये होता है, प्राप्त होता है 0.018 अपान 1.65 माइनस 1 मीन्स 0.65। इसको जब आगे अपन हल कर देते हैं तो ये हमको रिजल्ट प्राप्त होता है 0.028। तो ये हो जाएगा वर्ण विक्षेपण
क्षमता किसका? फ्लिंट कांच का। ठीक है, तो एक दूसरा उदाहरण हो गया। एक और हम इसी प्रकार से एक दूसरे टाइप का एक और उदाहरण लेते हैं अपन। आंकिक प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है। एक थर्ड उदाहरण देखते हैं। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। उसके द्वारा उत्पन्न बैंगनी लाल तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण क्रमशः 53 डिग्री, 51 डिग्री तथा 52 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। उसके द्वारा उत्पन्न बैंगनी, लाल तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण का मान क्रमशः 53, 51 तथा 52 है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है? विचलन कोण दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया नहीं गया है ना। तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सूत्र ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। समझ आ रहा है? इसके पहले हमने क्या किया था? दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था। वहां पर म्यू भी दिया हुआ था, म्यू आर दिया हुआ था, म्यू वाई निकाला था, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तीनों रंगों के लिए, बैंगनी के लिए, लाल के लिए और पीले रंग के लिए विचलन कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र हो जाएगा ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। प्रश्न में दिया हुआ है डेल्टा बी की वैल्यू कितनी दी गई है? बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान दिया हुआ है 53, डेल्टा आर इक्वल टू दिया है 51 और डेल्टा वाई माध्य किरण या पीले रंग के लिए दिया हुआ है 52। तीनों की वैल्यू हम इसमें रख देंगे इस सूत्र में। तो ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा मीन्स वर्ण विक्षेपण क्षमता इक्वल टू डेल्टा वी 53 माइनस डेल्टा आर का मान है 51 अपान 52। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? इक्वल टू 53 माइनस 51 2 अपान 52।
इसको यदि हम डिवाइड कर देंगे तो ये आता है, हमको प्राप्त होता है 0.038। तो ये वैल्यू हो जाएगी वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो हम 3 प्रकार के आंकिक प्रश्नों का यहाँ पर हल किया। अब हम इसके पश्चात स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने ये देखा कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वे अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। न्यूटन ने सन 1666 में देखा था। और रंगों के जो क्रम होता है, समूह जो प्राप्त होता है, उसको स्पेक्ट्रम कहा गया। यहाँ पर हम देखते हैं स्पेक्ट्रम के प्रकार। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। एक है, सबसे पहले अपन देखते हैं वास्तविक स्पेक्ट्रम। इसके लिए अपन चित्र बना लेते हैं। ABC एक प्रिज्म है। स्रोत S से प्रकाश किरण प्रिज्म में आपतित होती है। ये किरणें इस प्रकार से 2 भागों में ऐसा बढ़ जाती है। स्रोत S से 2 किरणें आपतित हो रही है। पहले किरणें भी रेड और वायलेट, ऊपर का रेड है और नीचे का वायलेट है। बाकी रंग इसके बीच में होगा। जितने भी और 5 रंग बच गए इनके बीच में पाए जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरे किरण का भी यहाँ पर वर्ण विक्षेपण होता है। ऊपर वाला रेड होगा, नीचे वाला वायलेट होगा, बाकी रंग इनके बीच में पाए जाएंगे। इसको एक उत्तल लेंस के द्वारा, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा देते हैं तो हमको पता है एक ही रंग, जैसे लाल लाल रंग है तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। ठीक है, तो ये लेंस से जब बाहर होंगे तो ये एक ही बिंदु पर ऐसा मिलेंगे और वायलेट वायलेट एक बिंदु पर इस प्रकार से मिलेंगे। इस XY एक पर्दा है, समझ में आ रहा है? तो स्रोत S से निकलने वाली श्वेत प्रकाश किरण का हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं XY पर, पर्दे पर। ऊपर रेड है और नीचे वायलेट है। तो कहने का मतलब वास्तविक स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और इसे सभी दिशाओं से देखा जा सकता है। देखने के लिए कोई विशेष दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। पर्दा जिस दिशा से दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर पर्दा रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पर्दा रखा हुआ है। S संकीर्ण झिर्री से लाइट पड़ रही है प्रिज्म पर। ठीक है, यहाँ से जो निकलने वाली किरणें हैं इसको एक उत्तल लेंस पर आपतित करते हैं। ठीक है, तो इसके फोकस पर पर्दा रखा हुआ है तो पर्दे पर स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देता है। ठीक, तो वास्तविक स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसको देखने के लिए कोई विशेष दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिशा से पर्दा दिखाई देता है, पर्दा को हम जिधर से देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम उस दिशा से हमको दिखाई देगी। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो रंगों का क्रम है, रेड ऊपर की ओर होता है और वायलेट नीचे की ओर। वायलेट मीन्स बैंगनी रंग प्रिज्म के आधार की ओर होता है और रेड ऊपर। प्रिज्म का आधार इसको कहा जाता है। प्रिज्म का कोण ये है। ठीक है, और ये BC क्या है? प्रिज्म का आधार है। तो ये हो गया वास्तविक स्पेक्ट्रम। इसी में अपन देखते हैं दूसरा आभासी स्पेक्ट्रम।
इसके लिए भी अपन चित्र बना लेते हैं। ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, S प्रकाश का स्रोत है, दो किरण ले लेते हैं अपन। ये निर्गत किरणें हैं, ये रेड और ये वायलेट। उसी प्रकार से ये रेड और ये वायलेट। तो निर्गत किरणें तो आपस में मिल नहीं रही हैं, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये वायलेट यहां पर मिल रहे हैं और रेड यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आभासी स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे? आभासी स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये पर्दे पर प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अपन किरण को पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है? पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तब ये बिंदु V पर और R पर मिल रहे हैं। तो आभासी स्पेक्ट्रम को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसको किस दिशा से देखा जा सकता है? निर्गत किरणों की दिशा से देखा जा सकता है। निर्गत किरणों की दिशा से देखा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर रंगों का क्रम जो होता है, देखिए वायलेट ऊपर चला गया है और रेड नीचे आ गया है, तो जस्ट उल्टा हो गया वास्तविक के तुलना में, ठीक है। तो रंगों का क्रम यहाँ पर R आधार की ओर है और वायलेट ऊपर की ओर है। रंगों के क्रम के बदलने का कारण क्या है? क्योंकि हम निर्गत किरणों को पीछे की ओर बढ़ाए हैं। पीछे की ओर बढ़ाने के कारण रेड नीचे मिला हुआ है, देखिए ऐसा रेड, ठीक है, और वायलेट कलर जो है ऊपर की ओर मिला हुआ है। तो ये रंगों के क्रम के बदलने का कारण है। इस प्रकार से ये हो गया वास्तविक स्पेक्ट्रम और ये हो गया आभासी स्पेक्ट्रम। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे अशुद्ध एवं शुद्ध स्पेक्ट्रम का। अशुद्ध स्पेक्ट्रम एवं शुद्ध स्पेक्ट्रम। हम देखते हैं वास्तविक स्पेक्ट्रम और आभासी स्पेक्ट्रम में अंतर क्या है। वास्तविक स्पेक्ट्रम तथा आभासी स्पेक्ट्रम। पहला अंतर, वास्तविक स्पेक्ट्रम को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। आभासी स्पेक्ट्रम को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहला अंतर है। दूसरा अंतर है, वास्तविक स्पेक्ट्रम में जो रंगों का क्रम है बैगनी प्रिज्म के आधार की ओर होता है, ठीक है। बैगनी रंग प्रिज्म के
आधार की ओर तथा लाल रंग ऊपर की ओर होता है। जबकि आभासी स्पेक्ट्रम में हमने देखा रंगों का क्रम बदल गया रहता है। यहाँ पर क्या होता है, आभासी स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग ऊपर की ओर तथा लाल रंग नीचे की ओर अर्थात प्रिज्म के आधार की ओर होता है। ठीक है। दूसरा अंतर, बैंगनी रंग प्रिज्म के आधार की ओर होता है वास्तविक स्पेक्ट्रम में, जबकि बैंगनी रंग यहां पर ऊपर की ओर होता है। तीसरा अंतर, वास्तविक स्पेक्ट्रम को देखने के लिए किसी विशेष दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। पर्दा जिस दिशा से दिखाई देता है उस दिशा से हम स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम को देखने के लिए किसी विशेष दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि आभासी स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हमें निर्गत किरणों की दिशा से देखना पड़ता है और दूसरी दिशा से हम नहीं देख सकते। स्पेक्ट्रम को देखने के लिए निर्गत किरणों की दिशा की जरूरत पड़ती है। उसी दिशा से ही हम देख सकते हैं, निर्गत किरणों की दिशा से ही देखा जा सकता है। इस प्रकार से वास्तविक स्पेक्ट्रम और आभासी स्पेक्ट्रम में ये तीन महत्वपूर्ण अंतर है। अब हम अशुद्ध स्पेक्ट्रम एवं शुद्ध स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारने के लिए संकीर्ण झिर्री की जरूरत पड़ती है। संकीर्ण झिर्री मीन्स, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया कि जो खपरेल वाला जो मकान होता है उसमें जो सुराख होती है, सुराख, वहाँ से जब लाइट जो कमरे में प्रवेश करती है उसको हम संकीर्ण झिर्री के रूप में मान सकते हैं। ठीक है। तो संकीर्ण झिर्री में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकाश किरण हो, दो से और अत्यधिक बहुत सारे प्रकाश किरणें हो सकती है। ठीक है। तब जब बहुत सारे प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो एक किनारे पर तो लाल रंग तो दिखाई तो देता है स्पष्ट, दूसरे किनारे पर बैंगनी रंग दिखाई देता है, लेकिन जो बीच का जो रंग होता है वो आपस में मिले हुए होते हैं। चित्र के माध्यम से इसको अपन समझते हैं। एस सोर्स है, संकीर्ण झिर्री है, एक प्रकाश किरण ABC एक प्रिज्म है और एक दूसरी प्रकाश किरण। इसका वर्ण विक्षेपण होता है ये रेड और ये वायलेट, उसी प्रकार से ये रेड और ये क्या है
वायलेट। ठीक है, इसको अपन R1 ले लेते हैं, इसको R1, और इसको B1 अपन ले लेते हैं, इसको B2 ले लेते हैं। दो प्रकाश किरणें अपन लिए यहाँ पर। इसको जब पर्दे पर हम प्राप्त करते हैं तो ऊपर रेड तो दिखाई देता है और नीचे वायलेट, और बाकी रंग जो है आपस में इस रूप में मिले हुए होते हैं। समझ में आ रहा है? स्रोत से प्रकाश किरणें प्रिज्म पर आपतित हुई, दो प्रकाश किरणें यहाँ से होकर आपतित हो रही है ना। दोनों प्रकाश किरणों को क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण हो रहा है, 7 रंगों में बट रहा है वो। हम सिर्फ रेड और वायलेट को दिखा रहे हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है, जब ये प्रिज्म से बाहर होता है, निर्गत होता है, तो एक किनारे पर जो स्पेक्ट्रम हमको जो प्राप्त होता है, इधर तो रेड हमको दिखाई दे रहा है ना, और इधर वायलेट दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी रंग जो है आपस में मिले हुए होते हैं। रंगों का क्रम मालूम है ना, बैजा नीहा पी नाला, बैगनी जामुनी नीला, ऐसा रहता है रंगों का क्रम जी। ठीक है, तो एक किनारे पर R तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूसरे किनारे पर भी वो भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और बीच के जो रंग हैं आपस में क्या कर लिए हैं, अति व्याप्त हो गए हैं। ये सभी प्रकाश किरणें, बहुत सारी किरणें जा रही ना, अपना अपना स्पेक्ट्रम बनाती है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, अति व्याप्त हो जाते हैं। फलस्वरूप स्पेक्ट्रम के एक किनारे पर बैंगनी रंग, दूसरे किनारे पर लाल रंग हमको दिखाई देता है, और बाकी रंग ऐसा बीच में। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जो स्पेक्ट्रम हमको मिला अलग अलग मिल रहा है क्या, बैंगनी अलग है, जामुनी अलग है, ऐसा है क्या? नहीं। इसका कारण क्या है, बहुत सारे प्रकाश किरणें जा रही है। संकीर्ण झिल्ली से भी एक से अधिक बहुत सारे प्रकाश किरणें जा रही है। प्रकाश किरणें जाने के फलस्वरूप पूरे रंग आपस में मिल जा रहे हैं। ठीक है, अर्थात हम अशुद्ध स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे? अशुद्ध स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसके अवयवी रंग आपस में मिले हुए हों। अवयवी रंग मीन्स स्पेक्ट्रम के क्या 7 रंग होते हैं ना, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, ये सब कलर है, 7 कलर। ठीक है, तो ये पूरे के रंग आपस में मिले हुए होते हैं। अर्थात अशुद्ध स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसमें अवयवी रंग आपस में मिले हुए हों। ठीक है, इसकी सीमाएं पृथक नहीं होती, हमको ये पता नहीं चलता कि कौन सा रंग कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, इसकी सीमाएं पृथक नहीं होती, रंग आपस में मिले हुए होते हैं। अब हम देखते हैं शुद्ध स्पेक्ट्रम। ये हो गया अशुद्ध स्पेक्ट्रम। अब हम देखेंगे शुद्ध स्पेक्ट्रम। शुद्ध स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न रंगों की सीमाएं पृथक पृथक होती है। जैसे ये मान लो बैंगनी है, ये जामुनी है, बैजा नी ह पी ना ला, ये 7 रंग है। ये 7 रंग है। तो शुद्ध स्पेक्ट्रम में क्या होगा, सभी रंगों की जो सीमाएं होती है वो पृथक होती है। जो अवयवी रंग है वो आपस में मिले नहीं हुए होते हैं। कौन सा रंग बैंगनी जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है, हमको स्पष्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पर खत्म हो रहा है। उसी प्रकार से इंडिगो, जामुनी कलर यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो सभी रंगों की एक निश्चित सीमाएं होती है। क्लियर हो जाता है कि कौन सा रंग कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो इसको कहा जाता है शुद्ध स्पेक्ट्रम।
अब हम देखेंगे शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की शर्तें। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, शर्तें हैं जिससे हम किसी श्वेत प्रकाश का शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त है आपतित प्रकाश किरण को संकीर्ण झिर्री से होकर आना चाहिए, पहली शर्त है। जो प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण है, जैसे ये प्रिज्म है, यहां पर जो प्रकाश किरण आपतित होगी वो संकीर्ण झिर्री, छोटी सी छिद्र से होकर आनी चाहिए। छोटी सी छिद्र नैरो स्लिट से होकर आनी चाहिए। ऐसा करने से उसमें से होकर कम से कम प्रकाश किरणें आपतित होगी। मान लो एक ही प्रकाश किरणें आपतित होगी तो हमको स्पेक्ट्रम क्या होगा, शुद्ध प्राप्त होगा। अगर इसी में बहुत सारे प्रकाश किरणें आपतित होगी तो फिर ओवरलैप हो जाएगा, अशुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो पहला शर्त यही है कि शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपतित प्रकाश किरण को संकीर्ण झिल्ली, छोटी सी सुराख से होकर आनी चाहिए। छोटी सी सुराख से होकर अगर आएगी तो कम से कम प्रकाश किरणें आपतित होंगी, जिससे शुद्ध स्पेक्ट्रम बनने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा है आपतित प्रकाश किरण को परस्पर समांतर होना चाहिए। सेकंड शर्त है ये। द्वितीय शर्त, जो प्रिज्म पर प्रकाश किरणें आपतित होगी, ये प्रिज्म है, यहां पर यदि प्रकाश किरणें समानांतर आपतित होगी, ऐसा देख लीजिए इस रूप में, तो निर्गत किरणें भी समांतर होगी। समझ आ रहा है? जो प्रिज्म से बाहर निर्गत होगी किरणें वो भी समानांतर होगी। जब निर्गत किरणें समानांतर होगी तो उसको एक उत्तल लेंस की सहायता से हम पर्दे पर प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा, लाल रंग की किरणें लाल रंग के साथ मिलेंगी, बैगनी रंग की किरणें बैगनी रंग के साथ मिलेंगी। इस प्रकार शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त अपन देखते हैं, प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति पर होनी चाहिए। प्रिज्म यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो प्रकाश किरणों का विचलन बहुत कम होगा, फैलेगा नहीं वो ज़्यादा। ठीक है, इस प्रकार से हमको जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो छोटे से क्षेत्र में प्राप्त होगा, फैलेगा नहीं वो। छोटे से क्षेत्र में प्राप्त होगा, छोटे से क्षेत्र में प्राप्त होगा तो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी तो स्पेक्ट्रम की शुद्धता बढ़ जाएगी। तो ये तीसरी शर्त है कि
प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए। चौथी शर्त है निर्गत प्रकाश किरणों को एक अवर्णक उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर फोकस किया जाना चाहिए। तो ये चौथी शर्त है, निर्गत प्रकाश किरणों को एक अवर्णक उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर फोकस किया जाना चाहिए। निर्गत मीन्स ये प्रकाश किरण आपतित हुई, यहां पर विक्षेपण हुआ और ये बाहर निकलने वाली किरणें, तो इसको क्या करते हैं, ये अवर्णक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे वहां पर। ठीक है, उत्तल लेंस का, अवर्णक उत्तल लेंस की विशेषता ये होती है कि सभी रंगों के लिए इसकी फोकस दूरी समान होती है, एक ही दूरी पर वो फोकस करता है। जैसे लाल रंग को मिलाएगा एक ही दूरी पर, समझ में आ रहा है? जैसे ये मान लो पर्दा है तो रेड को यहीं पे मिलाएगा, वायलेट को यहाँ पर मिलाएगा। जितने भी किरणें, निर्गत किरणें होंगी उसको लाल को यहाँ पर मिलाएगा, बैगनी कलर को यहाँ पर मिलाएगा, बाकी रंग इसके बीच में होंगे। तो इससे क्या होगा, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 4 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। एक बार इसको और रिपीट कर देता हूं मैं। पहला, आपतित प्रकाश किरण को संकीर्ण झिर्री से होकर आनी चाहिए। दूसरा, आपतित प्रकाश किरण को परस्पर समांतर होना चाहिए। तीसरा, प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए। और चौथा है, निर्गत प्रकाश किरणों को एक अवर्णक उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर फोकस किया जाना चाहिए। अब हम एक चित्र बनाएंगे, आदर्श चित्र बनाएंगे, जिसके द्वारा हम शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे हम अच्छे से स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। ABC एक प्रिज्म है, S प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक अवर्णक उत्तल लेंस L1 रखते हैं। L1 S जो है L1 के फोकस पर होता है, समझ में आ रहा है? ये इसके फोकस पर होता है। तो ये 2 किरणें आपतित होंगी, इसको अपन इस रूप, ठीक है, 2 किरणें आपतित होगी। हमको मालूम है उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो वहां से जो प्रकाश किरण है अपवर्तन के पश्चात कहाँ निकल जाएगी, वो समानांतर हो जाती है ना, समांतर किरणें निकलेंगी। यहाँ से S से निकलने वाली किरणें L1 से होकर, L1 अवर्णक उत्तल लेंस है, ये 2 हमको समांतर किरणें प्राप्त हुई। जबकि शर्त में पहला है ना, आपतित किरणें परस्पर समांतर होनी चाहिए, तो समांतर करने के लिए हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवर्णक उत्तल लेंस। ठीक है, इसका वर्ण विक्षेपण हुआ, ये रेड और ये वायलेट। रेड वायलेट,
दूसरी प्रकाश किरण, इसका भी वर्ण विक्षेपण हुआ, रेड और वायलेट, रेड और ये वायलेट। निर्गत किरणें परस्पर समांतर है, समझा रहा है। यहाँ पर जो निर्गत किरण है, ए सी से होकर निकलने वाली किरणें, निर्गत किरण भी पूरे समानांतर दिख रहे हैं, है ना। आर आर के समानांतर है, बी भी के समानांतर है। तो यहाँ पर एक और अवर्णक उत्तल लेंस L2 का उपयोग करते हैं। हमको मालूम है जो प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वो फोकस पर मिलते हैं, पढ़े हो आप लोग, ठीक है। तो आर के इसके फोकस दूरी पर एक पर्दा रखा जाता है, यहाँ पर पर्दा रखा हुआ है, एक्स वाई एक पर्दा है। इस पर्दे पर चूंकि इसके फोकस दूरी पर है, अवर्णक उत्तल लेंस के फोकस दूरी पर है, तो आर के साथ मिलते हैं और भी के साथ मिलते हैं। इस प्रकार से हमको शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आदर्श स्थिति है। एक बार और इसको मैं बता देता हूं। मैं प्रकाश स्रोत L1 अवर्णक उत्तल लेंस के फोकस पर होता है। L1 से निकलने के पश्चात ये प्रकाश किरणें समानांतर हो जाती हैं। ये समानांतर किरणें प्रिज्म पर आपतित होती है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है। निर्गत किरणें एक दूसरे के समानांतर होते हैं और इस समानांतर किरणों को एक अवर्णक उत्तल लेंस के द्वारा पर्दे पर फोकस किया जाता है। इस प्रकार से हम शुद्ध स्पेक्ट्रम, अच्छी क्वालिटी का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आज कुछ आंकिक प्रश्नों के साथ साथ स्पेक्ट्रम के प्रकार, वास्तविक स्पेक्ट्रम, आभासी स्पेक्ट्रम, शुद्ध स्पेक्ट्रम, अशुद्ध स्पेक्ट्रम, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के शर्तें के बारे में अध्ययन किया। पुनः हम कल इंद्रधनुष के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।